राधे राधे साथियों, आपका 21 तारीख को साइंस का पेपर है। आज 17 तारीख है और आज हम कक्षा 10 विज्ञान में केमिस्ट्री के जो चैप्टर है 1, 2, 3 और 4, इन चारों चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक परिभाषा दी है, एक रिएक्शन देखेंगे आप। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर तीर के निशान के इधर जो दिया है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और तीर के निशान के बाद जो दिया है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि अभिकारक क्या होता है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो आपको अभिकारक और उत्पाद की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक से ज़्यादा अगर अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और अगर उत्पाद भी एक से ज़्यादा हो तो उसके बीच में भी हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और ये जो तीर का सिरा था ये उत्पाद की ओर अग्रसर होता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें आपको समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, जिंक में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले तत्व को बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर जस्ता 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है अभिकारक की साइड में, तो उत्पाद की साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व की संख्या बराबर होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अभिकारक और उत्पाद है उनकी अवस्थाएं क्या है। तो अवस्थाओं को यहाँ पर अगर अवस्था गैस है तो गैस को G से दर्शाना है, द्रव को हम L से दर्शाएंगे। जलीय अवस्था है, कोई चीज़ पानी में घुली हुई है तो उसके लिए AQ एक्वस, और ठोस के लिए S से दर्शाया जाता है। जैसे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर लोहा Fe सॉलिड है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है S, H2O, यहाँ पर भाप है, जलवाष्प ली है तो यहाँ पर लिखा है गैस। इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है Fe3O4, तो यहाँ सॉलिड दिया है और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस निकल रही है। रिएक्शन में अगर कोई और कंडीशन हो जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, तो उनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और मेथेनॉल बनता है,
तो यहाँ पर दाब दिया है 340 atm। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, इस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और यहाँ पर जल बनता है। तो इस रिएक्शन में जो आवश्यक कंडीशन है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, तो इन्हें भी हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख लेते हैं। इस चैप्टर में आगे जो इम्पोर्टेंट है ये अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। आइए इस अभिक्रिया को हम समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एक रिएक्शन है CaO, ये बिना बुझा हुआ जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका सूत्र है CaO। जब बिना बुझे हुए चूने को हम पानी में मिलाते हैं, हमने पानी में मिलाया तो यहाँ रिएक्शन हुई और बना CaOH का होल ट्वाइस। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कोयले को, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। यहाँ पर दो अभिकारक दिए हैं लेकिन उत्पाद एक बना है, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। यहाँ पर भी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो चूने वाली रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में साथ में यहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है। जब बिना बुझे चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में जिस बर्तन में हम चूने में पानी को मिला रहे हैं वह बर्तन गर्म हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती हो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयले का दहन हो गया, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। चूने की रिएक्शन हो गई CaO प्लस H2O, उसमें CaOH का होल ट्वाइस बनता है। एक और रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, जब प्राकृतिक गैस मेथेन को CH4 इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O जलवाष्प निकलती है, साथ में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दिया है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में जो कुछ भी हमें पाचन के फलस्वरूप मिलता है C6H12O6 ग्लूकोज, जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हमें ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, और साथ में हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ देखिए रिएक्शन दी है,
हमारी जो कोशिका है उसमें जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जब हम श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं, साथ में बनता है जल और हमें ATP के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो देखिए, जब फेरस सल्फेट FeSO4 को हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो हम यहाँ बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस और SO3 गैस। तो जब एक सिंगल अभिकारक एकल अभिकर्मक जो है जब वह एक से अधिक उत्पाद में टूटता है, अभिकारक एकल होना चाहिए और वह एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यह रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। हमने इसमें अभी तक पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और अब हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, यहाँ पर परिभाषा दी है, एकल अभिकर्मक जब टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का जो सूत्र है FeSO4.7H2O, इसमें जो 7H2O है ये क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो क्रिस्टल का जो रंग है वो बदल जाता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक और रिएक्शन दी है, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर संगमरमर का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो यह बुझा हुआ चूना CaO और CO2 में टूट जाता है। तो यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली रिएक्शन देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो यह भी PbO NO2 गैस और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर एक और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। यहाँ पर भी एकल अभिकर्मक दो अलग अलग भागों में टूट रहा है, इसे भी हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि कहीं तो ऊष्मा काम आ रही है, कहीं पर प्रकाश, तो कहीं पर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया है, इसमें ये जो प्लास्टिक का मग है इसमें दो रोड दी है, एक तो हम कहेंगे एनोड और एक को कहेंगे कैथोड। इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। यहाँ पर जब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो जल जो है दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा। एक तो हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और एक हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगी और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होगी। तो यहाँ पर हमने विद्युत धारा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को दर्शाया है। वियोजन अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ये जितनी भी वियोजन अभिक्रिया हमने देखी, इनमें कहीं ना कहीं हमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा आपको देनी पड़े या ऊर्जा अवशोषित हो,
उन्हें हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे संयोजन अभिक्रिया के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आती है, वैसे ही वियोजन अभिक्रिया के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में डायरेक्ट हम रिएक्शन देखेंगे। Fe लोहा, जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, CuSO4 के विलयन में जब हम लोहे को डालेंगे या लोहे की किलो को डालेंगे, तो यहाँ पर Fe ने कॉपर से SO4 को अलग कर दिया। अब बन गया FeSO4 और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। तो जिन अभिक्रियाओं में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दिया है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे जस्ता है, यह भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद SO4 के साथ जुड़ जाता है। तीसरी अभिक्रिया है लेड। लेड को जब CuCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बन जाएगा PbCl2। लेड ने भी कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो जिंक लेड, जिंक है लेड है, और जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील था, तो लोहे ने भी कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद हम अगली जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वो देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें दोनों तत्व आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए Na2SO4 और BaCl2 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम तो चला गया क्लोरीन के साथ और बेरियम आ गया SO4 के साथ। यहाँ बनता है 2 Na और 2 Cl मिलकर 2 NaCl बना लेंगे, और Ba के साथ SO4 आ गया तो यहाँ बन गया BaSO4। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो Na तो चला गया क्लोरीन के साथ और बेरियम चला गया SO4 के साथ। तो ऐसी अभिक्रिया है जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से हमारी चारों अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके अलावा हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यहाँ पर कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो इसमें यहाँ पर बना है कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी किसी तत्व में ऑक्सीजन, तो जब किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और यह कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। जैसे CuO की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन CuO से हट रहा है तो यहाँ पर CuO का अपचयन होता है। वहीं हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़े तो उसे हम कहेंगे उपचयन, और अगर अभिकारक से ऑक्सीजन हटती है तो हम कहते हैं अपचयन। इसी तरह से अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन, और अगर हाइड्रोजन हटता है तो उसे हम कहते हैं
उपचयन। अब ये जो रिएक्शन है इसमें CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर CuO का, न कि कॉपर का, ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा अभिकारक का होता है, तो CuO का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। वहीं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। अब इस अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन मतलब अपचयन, और ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। कुछ और उदाहरण है, ZNO से ऑक्सीजन हट रहा है तो ZNO का अपचयन हुआ, वहीं कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन का उपचयन हुआ। एक और अभिक्रिया है MnO2 प्लस 4HCl। यहाँ पर MnO2 से ऑक्सीजन हट तो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो विद्युत ऋणी तत्व है वह भी जुड़ रहा है, तो ये आपके थोड़ा अपर लेवल का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन हटना, यहाँ 10वीं लेवल तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन। तो यहाँ पर MnO2 से ऑक्सीजन हटी तो यहाँ पर अपचयन हुआ, वहीं पर HCl से हाइड्रोजन हटी और यहाँ पर बना क्लोरीन, तो क्लोरीन से यहाँ पर HCl से हाइड्रोजन मुक्त हो गई तो यहाँ हुआ उपचयन। देखिए परिभाषा, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन जब होता है जब उसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, और अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। नेक्स्ट हम देखते हैं संचारण। तो संचारण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। जब कोई धातु अपने आसपास एसिड, बेस, अम्ल, क्षार, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित होती है। संचारित होना मतलब वस्तु का खराब होना, धातु का खराब होना, तो इसे हम कहते हैं संचारण। और जब जंग लगता है, संचारण मतलब जंग लगना, तो चांदी के ऊपर तो चांदी पड़ जाती है काली, तांबा हो जाता है हरा, और लोहे का रंग हो जाता है लाल भूरा। इस चैप्टर में जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। विकृत गंधिता क्या होती है कि जब कोई भी तेल या घी से बनी हुई चीज़ है, अगर उसको लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका उपचयन हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद वह वस्तु विकृत गंधी मतलब खराब हो जाती है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो हमारा इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, संचारण, विकृत गंधिता, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। आप इस चैप्टर में इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर की तैयारी कीजिए। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर आते हैं। अब हम जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण, इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको डिस्कस करते हैं। इसकी अम्ल, क्षारक और लवण की जो बेसिक चीज़ है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वहीं जो क्षार है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आपको कुछ संश्लेषित सूचक जो कि अम्ल और क्षारक की जांच के लिए काम में आते हैं उनका नाम पता होना चाहिए। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन संश्लेषित सूचक है जिनको अम्ल और क्षारक की जांच के लिए काम में लिया जाता है। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ अम्लों के नाम दिए हैं। इन अम्लों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके सूत्र पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, एसिटिक अम्ल सिरका CH3COOH, और फिर यहाँ पर क्षार दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये जो पीले कलर से हमने हाईलाइट किए हैं वो अम्ल है और जो नीले कलर से हाईलाइट किए हैं वह क्षार है। अब एक परिभाषा है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकी माध्यम में भिन्न हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे लौंग का तेल, प्याज और वेनिला, ये कुछ गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। अब अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये चित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चित्र में बताया है एक परख नली है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने मिलाया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाले तो जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये गैस इस नली से होकर साबुन के विलयन से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जलती है। तो मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती जब इन बुलबुलों के पास ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से यहाँ पर एक कास्टिक सोडे की रिएक्शन दी है NaOH, जिसे हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक क्षार है और जब इसको जस्ते को इसमें मिलाया तो यहाँ पर Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। मतलब यहाँ पर भी लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन सभी क्षार के साथ यह अभिक्रिया संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो ये तो धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर एक Na को हटा के यहाँ पर H लिया है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। Na2CO3 को हम कहते हैं धावन सोडा, जब इसमें .10H2O क्रिस्टलन का जल जोड़ा जाता है। NaHCO3 को हम कहते हैं खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2 Na और 2 Cl, यहाँ पर 2 NaCl बनाएंगे, बाकी जो 2 हाइड्रोजन और CO3 बचेगा वो H2O और CO2 यहाँ पर निकलेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये खाने का नमक, लवण, जल और CO2 बनाते हैं। यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन हो गई कि ये दोनों जो हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाएंगे। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर
यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2 अलग हो जाता है। तो ये हमें श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये बर्तन की जो तली है उसमें जाकर जम जाएगा और इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये सब CaCO3, इन सभी का सूत्र एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो अभिक्रिया अभी हमने पढ़ी, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में जल बनेगा। अब अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो NaOH अम्ल है, NaOH क्षार है, HCl अम्ल है। इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ बनता है NaCl और साथ में हमें मिलेगा H2O जल। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे हम देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह भी सेम उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रकार है। तो जब हमने अभी पढ़ा था कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसका मतलब है कि जो धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। उसी तरह से जो अधातु ऑक्साइड है अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब है कि अधातु ऑक्साइड जो है उनकी प्रकृति तो होती है अम्लीय और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षारक में क्या समानता होती है। तो यहाँ पर हमने एक ये पात्र लिया है, इसमें रबर का कॉर्क लगा है, 2 कीले हैं। इन दोनों कीलों को हमने 6 वोल्ट की बैटरी, एक बल्ब और स्विच से जोड़ दिया है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन है वह आयनों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये आयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये अम्ल और क्षार में एक समानता है। HCl H प्लस और Cl माइनस में, HNO3 H प्लस NO3 माइनस में, CH3 COOH COO माइनस और H प्लस में टूट जाता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? जब अम्ल और क्षारक में जल मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। HCl अम्ल को हमने पानी में मिलाया तो ये HCl ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन ये H प्लस जो है कभी भी अकेला नहीं रहता, तो यह H2O के साथ जुड़कर H3O प्लस बना लेता है। H2O के पास यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। यह H प्लस को, H प्लस मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना एक लोन पेयर H प्लस को देकर H3O प्लस के रूप में रहता है। ऐसे ही NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये जो तीनों क्षारक है इनको जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये भी तनुकृत हो जाएंगे और आयनों में ब्रेक हो जाएंगे। तो अभी जो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया देखी, अम्ल और क्षारक दोनों को हमने मिलाया तो बना लवण प्लस जल। अब यहाँ पर एक ये रेड डायग्राम दिया है, लाल का मतलब होता है खतरा। यहाँ पर अगर आपकी स्किन के ऊपर अम्ल गिरता है या क्षारक गिरता है तो ऐसे आपको हानि भी हो सकती है, आपकी त्वचा जल सकती है। इसलिए
अम्ल और क्षारक का प्रयोग करने से पहले आपको सावधानी रखनी चाहिए और अम्ल को बूंद बूंद करके पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी में आप एकदम से अम्ल को डाल दो, क्योंकि ये अस्फलित हो सकता है, एकदम से उबल के बाहर भी आ सकता है। जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पर परिभाषा दी है तनुकरण की। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसे हम कहते हैं तनुकरण। जो अम्ल है उसमें H+ रहते हैं और जो क्षार है उसमें क्षार में रहते हैं OH-। तो जब इनमें पानी मिलाएंगे तो इकाई आयतन में इनकी जो सांद्रता है H+ और H- की, उसमें कमी हो जाएगी, इसे हम तनुकरण कहेंगे। अब ये अम्ल और क्षारक के जो विलयन है कितने प्रबल होते हैं, तो प्रबलता की जांच हम करते हैं pH स्केल से। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P एक सूचक है, पुषांश पोटेंस, जिसको हम कहते हैं शक्ति, जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है शक्ति, और H का मतलब है यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। ये देखिए एक pH स्केल दिए, इसमें 0 से 14 तक अंक है, और ये जो बीच का नंबर है 7, यहाँ पर कोई भी विलयन, कोई भी पदार्थ उदासीन होता है अगर उसके pH 7 है। 7 से कम होने पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, मतलब 7 से 0 की तरफ जाने पे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं इसमें ये कुछ पदार्थ है जिनकी pH आपको पता होनी चाहिए। शुद्ध जल की pH 7 होती है। रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7 से उधर है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका प्रयोग एसिडिटी होने पर किया जाता है क्योंकि यह अम्ल को उदासीन कर देगा, इसका pH है 10। कास्टिक सोडा प्रबल क्षार होता है, इसका pH है 14। नींबू का रस का pH है 2.2 और हमारे आमाशय से जो जठर रस निकलता है उसका pH है 1.2। तो जिस अम्ल से ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न होंगे उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल, और जिससे कम H+ आयन उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है, जबकि CH3COOH दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। दैनिक जीवन में pH का जो महत्व है आपको पता होना चाहिए। हमारा शरीर 7 से 7.8, ब्लड की pH भी 7.4 हमने देखी थी, तो हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 pH परास के बीच में काम करता है। इसी pH परास में हम जीवित रह सकते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जब बरसात के पानी का, जो बरसात का पानी है उसका pH मान 5.6 से जब कम हो जाता है तो इस बरसात को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, और यह अम्लीय वर्षा जल में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसी तरह से खेत और बगीचे की जो मिट्टी है उसका भी pH उदासीन होना चाहिए, क्योंकि अगर pH बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो उसमें फसल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मिट्टी के pH की भी जांच की जाती है। अगर खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसमें चूना मिलाया जाता है, और अगर क्षारीय हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे जो पाचन तंत्र का pH है, हमारे पेट में निकलता है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे उदर को नुकसान पहुंचाए बिना पाचन में मदद करता है। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो
ये अम्ल ज़्यादा मात्रा में निकलता और यही डेली रूटीन रहा तो फिर पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है, क्योंकि पेट में अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो इसके लिए एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्ल को उदासीन कर देगा। आजकल मार्केट में कुछ दवाइयाँ भी आती है, जैसे रेनिटिडिन, ओमिप्राजोल या पेंटोप DSR, ये भी एसिडिटी को कम करने का काम करती है। दंत क्षय क्या होता है? मुंह के pH का मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हमारे दांतों का जो इनेमल है, जो कवच है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। बहुत ही कठोर पदार्थ है, लेकिन उसका भी अपक्षय होने लगता है। और ये कब होता है? जब हम रात को ब्रश करके नहीं सोते तो रात भर हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया है, जो मुंह में दांतों के बीच में जो खाने के कण रह जाते हैं, उन कणों को अम्ल में परिवर्तित करते हैं। और लगातार यह चक्र अगर डेली रूटीन में चलता रहेगा तो दांतों में लगातार अम्ल का जो इफेक्ट पड़ेगा उससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। रात को ब्रश करके सोना चाहिए। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का जो डंक है एक अम्ल छोड़ता है, जिसे हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल, HCOOH। इसी तरह से एक पौधा है नेटल, वह भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। ये पौधा दिया है, इसकी पत्तियों को छूने से अम्ल निकलता है, उससे रिएक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत है, उनसे कौन सा अम्ल मिलेगा? सिरके से मिलता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, संतरे से सिट्रिक अम्ल, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल COOH, दूध, खट्टा दूध, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, संतरे में भी सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में, नेटल जो पौधा था, दोनों में ही मेथेनोइक अम्ल होता है। अब हम देखते हैं लवण। कुछ लवण दिए हैं, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्राइट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारे लवण हैं। और लवण कब बनता है? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लवण प्लस जल बनता है। अब लवण का आप pH कैसे ज्ञात करोगे? तो अगर जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रबल होगा लवण की pH वही होगी। जैसे अगर अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, यहाँ पर भी लवण प्लस जल बनेगा, लेकिन जो प्रबल है, यहाँ अम्ल प्रबल है तो लवण भी होगा अम्लीय लवण। लेकिन अगर प्रबल क्षार है लेकिन दुर्बल अम्ल है, तो जो लवण बनेगा वह क्षारी होगा। लेकिन अगर दोनों ही प्रबल, अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है,
तो लवण उदासीन होगा। अब हम पढ़ते हैं साधारण नमक से रसायन। नमक, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको जब पानी में मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। साधारण नमक का जो जलीय विलयन है इसमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो मिलेगा हमें कास्टिक सोडा, क्षार, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो हमें यहाँ क्लोरीन भी मिल रहा है, क्षार भी मिल रहा है, इसको हम कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब यहाँ पर साधारण नमक तो आसानी से मिल जाता है, इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जो हमें कास्टिक सोडा मिला है, ये कास्टिक सोडा बहुत ही काम का है। ये देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ लवण का जलीय विलयन है, नमक का घोल हम इधर से भेज रहे हैं, एनोड है, कैथोड है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर नमक के घोल के साथ साथ कुछ बच भी जाता है नमक का घोल, उसके साथ NaOH जो उत्पाद है, एक उत्पाद, दूसरा उत्पाद और ये NaOH तीसरा उत्पाद हमें मिलता है। तो हमें मिल गया है NaOH, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अभी कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स है, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? तो बुझा हुआ जो चूना है उसकी जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाएंगे, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें मिलेगा विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसके उपयोग क्या है? तो यह सूती और लिनेन के विरंजन, मतलब उनको साफ सफाई करने के लिए, कपड़ों की शुष्क धुलाई में ये काम में आता है। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा करने में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को कीटाणुओं से, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, पीने वाले जल में से जीवाणुओं को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर काम में आता है। बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे? तो जब NaCl, जल, CO2 और अमोनिया मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा NH4Cl और हमें मिलेगा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाएंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह से जो पाव रोटी है, पापड़ है, या कोई भी खाने पीने की चीज़ है वो फूल जाती है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और इसी सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर क्या चीज़ है? इस बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हम टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली में होता है मिलाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो CO2, H2 और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटासिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह। क्षारीय होने के कारण पेट के अम्ल एसिडिटी को ये दूर करेगा, और अग्निशामक फायर ब्रिगेड में भी इसका उपयोग होता है। कपड़े धोने का सोडा, तो NaHCO3 को जब हमने गर्म किया था तो हमें जो Na2CO3 मिला उसमें 10 अणु जल के क्रिस्टलन का जल हम मिलाते हैं तो Na2CO3.10H2 बनता है। इसे हम कहेंगे कपड़े धोने का सोडा। यह कांच, साबुन और कागज उद्योगों में काम में आएगा। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए होता है। ये परिभाषा आपको याद करनी है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में भी 5H2O क्रिस्टलन का जल है, सोडियम कार्बोनेट में भी 10H2O क्रिस्टलन का जल है। जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो इस CaSO4.2H2O को जब हम
गर्म करेंगे तो जल के ये डेड अणुओं को त्याग देगा, बचेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसे हम कहेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, पट्टा बांधने के लिए करते हैं। साथ में मूर्तियाँ वगैरह बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में आता है। खिलौना बनाने, सजावट का सामान, सतह को चिकना बनाने के लिए भी, दीवारों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको सभी फॉर्मूले, डेफिनेशन, अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं, लवण के सूत्र, ये जो लास्ट के कुछ टॉपिक है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कपड़े धोने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अच्छे से याद करना। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है धातु और अधातु,